है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे HCU 2019 का पेपर, जिसमें हम उसके लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? A photon with wavelength 300 nanometer is absorbed by a gas and then emitted as two photons. One with wavelength 760 nanometer, the wavelength of the second फोटोन इज़ क्लोज टू। यानी ये बोला गया कि इस तरीके से एक आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें एक इस तरीके का रेडिएशन आपका आ रहा है जिसका वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, एंड ये दो इस तरीके से इमिट कर रहा है। एक का दिया हुआ है हमें 760 दिया हुआ है, एंड अनदर का जो है हमें निकालना है इस केस के लिए। तो आपको पता है जो एनर्जी होता है वो आपका एडिटिव नेचर शो करता है, ठीक है। एनर्जी जो होता है आपका एडिटिव नेचर शो करता है। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए बताता हूँ। आपको पता है कि एनर्जी जो होता है एडिटिव होता है, यानी E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, बिकॉज जो एनर्जी इनिशियल में थी वो एनर्जी फाइनल की भी हो जाएगी। एंड इसे आप क्या लिखेंगे, H न्यू इज इक्वल टू H न्यू 1 प्लस H न्यू 2 लिखेंगे, ओके। एंड अगर यहाँ पे सारे में अगर H को आप यहाँ पे कैंसिल कर दे तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, C बाय लेमडा इज इक्वल टू C बाय लेमडा 1, बिकॉज C की वैल्यू तो सबके लिए सेम होगी, प्लस C बाय लेमडा 2, ओके। देन इसके बाद क्या हो जाएगा इस केस के लिए, नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे इस जगह पे तो देखिए यहाँ पे C भी कैंसिल हो जाएगी, यानी 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा 1 माइनस 1 बाय लेमडा 2 आने वाली है आपकी। अब देखिए इस केस में हमें निकालना है 1 बाय, सॉरी ये प्लस होगा, यहाँ पे हमें निकालना है 1 बाय लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा 1। चलिए इस इक्वेशन को आप यहाँ पे देख लीजिए, इसे आप नोट कर ले। क्या मैंने लिखा है, 1 बाय लेमडा 2 इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा 1, ओके। आप नोट कर लिया होगा। अब देखिए 1 बाय लेमडा 2 इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा 1 था, ओके। एंड 1 बाय लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बाय 300 माइनस 1 बाय 760, ठीक है। एंड इसे जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.00, ठीक है, 33 माइनस ये हो जाएगा 0.0013। एंड जब दोनों का माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू जो आने वाली है 0.002। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गई आपकी 1 बाय लेमडा 2 की। तो अगर आपको लेमडा निकालना है तो इसे आप रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी लेमडा इज इक्वल टू 1 बाय 0.002 आ जाएगा आपका वैल्यू। एंड इज इक्वल टू ये आपका करीब करीब 500 करीब आएगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है ये 496 जो ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारी वैल्यू 500 करीब आई, तो 500 सबसे ज़्यादा करीब कौन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन अ मेटल इज इरेटेड विथ लाइट फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई है, ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू भी इतना दिया हुआ है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है, यानी एक सरफेस मेटल दिया हुआ है एंड उस पर आप एक फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या हुआ, ये कुछ सर्टेन एनर्जी यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके जो है यहाँ पे आपका कुछ काइनेटिक एनर्जी से ये मूव कर रहा है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज क्लोज टू, यानी यहाँ पे देखिए एक आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा होगा, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा था कि H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन आपने जरूर पढ़ा होगा। एंड यहाँ पे हमें इस न्यू की वैल्यू दी हुई है एंड इस न्यू नोट की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, एंड काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले जो है अगर हम H न्यू नोट का वैल्यू यहाँ पे निकालने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, H न्यू माइनस यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ओके। एंड ये H न्यू का वैल्यू जो अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 6.6 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा आपका -34। एंड न्यू की जो वैल्यू वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो आपको दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर 15। एंड यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कितना है 6.63 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा -19। एंड जब देखिए इस दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी इस केस के लिए, तो वो आ जाएगी आपकी इस जगह पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 13.2 इंटू 10 टू द पावर -19। एंड यहाँ पे इसे माइनस करेंगे -6.63 इंटू 10 टू द पावर -19 आ जाएगा, ठीक है। ये भी 19 है एंड ये भी आपका यहाँ पे 19 है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 19 होगा, ओके, यहाँ पे ये 19 होगा इस जगह पे, ठीक है। अब जब इन दोनों का आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी इस केस के लिए वो आ जाएगी, मैं इसे आगे नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, ये आ जाएगी आपकी जो H न्यू नोट की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.57 इंटू 10 टू द पावर -19 के करीब आ जाएगी।
एंड इस जगह पे आप जब न्यू नोट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.57 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा h हो जाएगा। एंड h की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करें तो ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34 एंड इसे करेंगे तो ये करीब 1 के करीब आएगा। एंड यहाँ पे देखिए इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻15 के करीब आपकी ये वैल्यू आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे अगर आप इस केस के लिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस केस के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज। ओके, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा जा रहा है, यानी आपको यहाँ पे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि इस तरीके से आपको इस तरीके से एनर्जी लेवल दिए हुए एंड एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है जो लाइमन होता है सबसे लोअर एनर्जी का होता है एंड आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ, तो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब आपकी जो है एनर्जी कम होगी। क्या होगी, एनर्जी जो है आपकी कम होगी, तब वो आपका हाईएस्ट वेवलेंथ होगा। यानी अगर यहाँ से जंप होगा, सबसे इन्फिनिटी से जब जंप होगा तो वहाँ पे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, यानी लेमडा आपकी लो हो जाएगी। यानी मतलब ये अगर n इक्वल टू 1 होता है लाइमन के लिए, आपको पता है, तो n इक्वल टू अगर 2 से इमिट करके इस केस के लिए यहाँ पे आएगा n इक्वल टू 1 में, तो ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट इस केस के लिए जो है आपका वेवलेंथ हो जाए, सॉरी सबसे लॉन्गेस्ट आपका इस केस के लिए वेवलेंथ हो जाएगा एंड सबसे शॉर्टेस्ट आपका इस केस के लिए एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इस केस के लिए बात करें 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है आपका RH/z²। ओके, एंड 1 बाय n1² माइनस 1 बाय n2²। आपने ये पढ़ा हो यही क्वेश्चन। एंड जो RH की जो वैल्यू होती है, वो RH की जो वैल्यू होती है आपकी इस केस के लिए, वो उसे आप लिख सकते हैं 109737 जो आपको यहाँ पे बुकलेट में दी हुई है। एंड हाइड्रोजन के लिए जेड होता है 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाय ये 1² माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। ओके, एंड जब आप इसे लेमडा की वैल्यू जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जब आप इस वैल्यू को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आने वाली है 1215.7 के करीब आपकी ये वैल्यू कंप्लीट आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसे करेक्ट आंसर के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आने वाला है इस केस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रूट मीन स्क्वायर यानी RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू प्रोपेन दिया हुआ है एंड गैस एट STP यानी प्रोपेन गैस एट STP। अब STP के लिए बता दूँ ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ये हो जाएगा STP के लिए 273 आपको केल्विन इस केस के लिए आपको प्रोपेन के लिए दी हुई है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है नाइट्रोजन के लिए जो है आपका टेम्परेचर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रूट RMS जो है N2 की इज इक्वल टू आपको दी हुई है RMS ऑफ आपको दी हुई है प्रोपेन की दी हुई है। ओके, एंड इस केस में अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे अच्छी तरीके से तो देखिए इसकी जो वैल्यू होगी हो जाएगी 3RT ये नाइट्रोजन का डिवाइडेड बाय आपका मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ओके, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3RT ऑफ प्रोपेन को मैं सिंपली लिख रहा हूँ एंड मोलिकुलर मास ऑफ आपका यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा। एंड आप सिंपली क्या कीजिए दोनों तरफ में जो है स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे जब आप स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3RT कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपको बचेगा क्या, बचेगा इस केस के लिए आपको बचेगा T ऑफ N2 डिवाइड बाय M ऑफ N2 इज इक्वल टू आपको बचेगा T ऑफ प्रोपेन बाय M ऑफ प्रोपेन। एंड इस केस के लिए जब T ऑफ N2 आप कैलकुलेट करेंगे तो T ऑफ प्रोपेन बाय M ऑफ प्रोपेन इंटू M ऑफ N2। ओके, तो इसके अंदर देखिए टी ऑफ प्रोपेन कितना है, अभी जस्ट मैंने बोला कि ये STP पे दिया हुआ यानी 273 आपका ये केल्विन हो जाएगा। एंड MP प्रोपेन का मोलिकुलर वेट होता है आपका 45 एंड N2 का होता है 28। जब इसे पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 174 के करीब जो है आपका ये वैल्यू आने वाला है। इस केस के लिए कितना आ जाएगा 174 के करीब आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस केस के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है एंड उसके बाद भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए द वैन डर वाल गैस कांस्टेंट B ऑफ गैस ABC गैसेस आर इतना 3 वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है। द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मोलिकुलर वॉल्यूम जो आपको यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है, मोलिकुलर वॉल्यूम आपको यहाँ पे पूछी गई है, तो आप इसे कैसे करेंगे उस चीज़ के बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस ऑप्शन के लिए ABC आपको यहाँ पे वैल्यू दी है, तो वैन डर वाल के लिए जो आपकी वैल्यू होती है वो क्या होती है V माइनस NB होती है आपकी यहाँ पे वैन डर वाल वॉल्यूम। तो इससे आप अगर इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा NB एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं B इज इक्वल टू V बाय N। जो V बाय N जो वैल्यू आपका यहाँ इस केस के लिए जो हो गया आपका ये हो गया आपका
ये जो हो गया आपका V/N हो गया, ये हो गया आपका मोलिकुलर वॉल्यूम हो गया, एंड B। तो ये यहाँ यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं जो V/N होता है, जो V/N आपका यहाँ पे आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका वैन डेर वाल्स कांस्टेंट, यानी जितनी ज़्यादा B की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा V/N की वैल्यू होगी इस केस के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो B के लिए सबसे ज़्यादा भी 0.045 आपका वैल्यू है, एंड उसके बाद आपके C के लिए दी हुई है, एंड उसके बाद आपका यहाँ पे A के लिए है इस केस के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इस केस के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो देखिए द फ्रैक्शन ऑफ अ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन FCC, फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल कितना ऑक्यूपाइड किया जाएगा उस चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर इस केस के लिए अगर आपने वहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट किया होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो FCC के लिए होता है, ठीक है, FCC के लिए जो R और A के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू √2, इसे अच्छे से लिखता हूँ, √2 A आपका ये होता है, ये 4 होता है, ये R इज इक्वल टू ये आपको पहले ये रिलेशन तो आपको यहाँ पे जानना चाहिए। एंड उसके बाद जो है आपको फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय A³ जो आपकी यहाँ पे दी हुई है। आपने इसे परसेंटेज कैलकुलेट करने में ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया होगा, एंड इस जगह में आपको R की वैल्यू यहाँ पे सिंपली आप जब पुट कर देंगे एंड जब सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी √2 π/6 के करीब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी इस केस के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इस केस के लिए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोला गया है, इफ़ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ 1 एंड देन द परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस पूछा गया है। यानी देखिए यहाँ पे आपको ऑप्टिकल डेंसिटी यानी दिया हुआ है, एब्जॉर्बेंस दी हुई है, क्या एब्जॉर्बेंस, ठीक है, एब्जॉर्बेंस दी हुई है, यानी आपको यहाँ पे A इज इक्वल टू दी हुई है, यहाँ पे 1 दी हुई है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसमिटेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है जो A और T के बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है, तो ये होता है T इज इक्वल टू 10⁻⁻A होता है। ओके, तो ये क्या आप लिखेंगे 10⁻⁻1, यानी ये आप लिखेंगे 1/10 इज इक्वल टू ये 0.1, तो आपका वैल्यू यहाँ पे आ गई। लेकिन आपको यहाँ पे परसेंटेज पूछा, इससे आप इसे जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपकी 10 के करीब आ जाएगी। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इस केस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, द रिएक्शन दैट इज स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर, मतलब एक रिएक्शन दिया हुआ है जो कि रूम टेम्परेचर पे आपका स्पॉन्टेनियस है, हैविंग इंथैल्पी एंड एंट्रोपी वैल्यूज़ कितना होगा। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ मैं कि जो डेल्टा G होता है वो होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। ओके, एंड ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस यानी डेल्टा G की वैल्यू जो होगी नेगेटिव आनी चाहिए इस केस के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिव कब आ सकता है, जब डेल्टा H भी नेगेटिव हो एंड डेल्टा S पॉजिटिव हो, तब आपका इस केस के लिए ये वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। या फिर ये हो सके कि अगर डेल्टा S नेगेटिव भी है तो उस केस में डेल्टा H की जो नेगेटिव है या फिर जो डेल्टा H की जो ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए T डेल्टा S से, तभी ये वैल्यू आपकी यहाँ पे नेगेटिव आएगी। तो अगर यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला यहाँ पे हम इक्वेशन लिख दे डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो देखिए डेल्टा H की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ, ओके, एंड इसकी वैल्यू अगर मैं 300 पुट कर दूँ तो ये वैल्यू तो आपके पॉजिटिव आ जाएगी T डेल्टा S, तो ये तो डेल्टा G पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डेल्टा S की H की वैल्यू दी है -70, ओके, एंड लेकिन ये तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। बट ऑप्शन 3 अगर आप देखेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू 70 दी हुई है एंड माइनस जो है T डेल्टा S की दी हुई है 300, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आपकी ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द एक्टिविटी ऑफ K3PO4 सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी दिया हुआ है C एंड मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट दिया हुआ है इस केस के लिए। तो हमें एक्टिविटी पूछ रहा है, तो कि इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या है यहाँ पे दिया हुआ है K3PO4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे आप ब्रेक कर ले, तो ये कैसे ब्रेक करेगा, 3K पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, एंड दोनों की कंसंट्रेशन आपको CC यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी क्या हो जाएगा A प्लस, एंड यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट में 3 है यानी क्यूब, एंड ये A माइनस आपका इसके लिए वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो A इज इक्वल टू क्या होता है, A इज इक्वल टू होता है गामा इंटू एम होता है। ओके, गामा इंटू एम होता है, ये प्लस माइनस एम होता है, ठीक है, प्लस माइनस एम होता है। लेकिन अगर हम केटायन के लिए ले रहे हैं यहाँ पे K पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पे प्लस सिर्फ लेंगे, तो इसे हम इसी तरीके से कर लेंगे, यहाँ पे गामा इंटू एम ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3K पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गामा इंटू एम, इसका हो जाएगा क्यूब,
एंड इंटू ए माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, तो जस्ट ओनली दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस दिया हुआ है, लेकिन एक मिनट यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे एक मैं मिस्टेक कर रहा था, और वो ये है गामा इंटू एम दिया हुआ, तो ये गामा पॉजिटिव इंटू एम का वैल्यू कितना कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो 3 इंटू गामा प्लस इंटू सी, ये हो जाएगा आपका होल क्यूब इंटू ए माइनस की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी गामा माइनस इंटू सी, बिकॉज यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है। एंड जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ओवरऑल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, देखिए मैं इसे अलग कलर से यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27 इंटू यहाँ पे गामा का पावर 3 एंड यहाँ गामा का पावर 1, तो गामा प्लस माइनस का पावर 4 एंड सी का पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर अगर आप इस केस के लिए देखें तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आने वाला है, इस केस के लिए आपका आने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कम्प्लेक्स रिएक्शन कंसिस्ट द 3 स्टेप्स विथ रेट कांस्टेंट k1 k2 k3 दिया हुआ है एंड द कोरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी आर E1 E2 एंड E3। द ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए k इक्वल टू k1 k3 ऊपर में है एंड डिवाइड बाय k2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसे आपको सिंपली आरएनएस इक्वेशन सॉल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चन को जो है आपको आरएनएस इक्वेशन यानी k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी से जो है आपको इसे सॉल्व करना होता है। ओके, तो इसे आप कैसे करेंगे, अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला अगर हम ओवरऑल के लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, पहला E1 E3 जो है आपका यहाँ पे वैल्यू ऊपर था, तो ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए वन बाय आर टी, ओके, इंटू ए ई टू द पावर माइनस ई ए थ्री बाय आर टी। ए थ्री भी ना लिखे, मैं अगर E3 भी सिंपली लिखूँ तो भी यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, ए ई टू द पावर माइनस ई ए, यहाँ पे कितना है 2 बाय आर टी, ओके। एंड यहाँ पे देखिए ये ए कैंसिल, ये ए कैंसिल हो जाएगा आपका, ओके। एंड आपको सिंपली क्या करना है, बोथ साइड में जो आपको लॉग ले लेना है, तो लॉग लेंगे तो एल एन ई सबका वैल्यू यहाँ पे जो है आपका इस केस के लिए जो है आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या बचेगी, ई ए बाय माइनस ई ए बाय आर टी बचेगी, ओके। मैं एक आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसे मैं फिर मिटा दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी हो जाएगा, ओके। एंड ये ई का पावर जो है इधर बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ई ए बाय ये हो जाएगा आर टी इंटू आपका एल एन ई बचेगा एंड एल एन ई के वैल्यू जो है आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, ई माइनस ई ए बाय आर टी बचेगा, ओके। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे देखिए लेफ्ट साइड में बचेगा माइनस ई ए बाय आर टी आ जाएगा, ओके, इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ई ए बाय ई वन बाय आर टी हो जाएगा। एंड ये भी आपका माइनस ई ए थ्री बाय आर टी हो जाएगा। एंड देखिए ये नीचे में है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस ई ए टू बाय ये हो जाएगा आपका आर टी। अब देखिए इस केस के लिए, अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे इस केस के लिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए आर टी यहाँ पे सब में कैंसिल हो गया, ओके। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे मैं अगर लिखूँ इस तरीके से इसे, तो मैं क्या लिखूँगा इसे, माइनस ई ए इज इक्वल टू माइनस ई ए वन माइनस ई ए थ्री, या फिर मैं डायरेक्ट E3 भी लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ई ए टू आपको बच जाएगा। अब देखिए सब में यहाँ पे पॉजिटिव कर दिए एंड इसको आप नेगेटिव कर दीजिए, तो ई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ई ए वन प्लस ई ए थ्री माइनस ई ए टू। अगर इसे शॉर्ट में लिखें तो ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई थ्री माइनस ई टू आपकी वैल्यू आ जाएगी इस केस के लिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस को, ठीक है, अगर आप ऑप्शंस को यहाँ पे देखेंगे तो आपकी आ जाएगी आंसर यहाँ पे जो E1 प्लस E3 पॉजिटिव है एंड E2 आपका यहाँ पे नेगेटिव में है, तो आपका ये आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, order of the reaction so with the half life doubles the initial concentration of the reaction is double। यानी आप यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो हाफ लाइफ है उससे डबल करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट है वो भी आपका डबल हो जाएगा। इस केस के लिए पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पे सिंपली यही बोला जा रहा है कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट होना चाहिए। अब ये कब होगा इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आपने एक जनरलाइज्ड आपने हाफ लाइफ के लिए पढ़ा था, तो ये क्या आप लिखा था, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एन माइनस वन। अब देखिए जब एन की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर माइनस वन, यानी आप लिखेंगे टी हाफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा आपका ए नोट, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे केस आने वाला है। एंड अगर आप यहाँ पे इस केस के लिए ओवरऑल देखेंगे तो ये जो एन की वैल्यू आपने कितनी पुट की, एन की वैल्यू आपने इस केस के लिए यहाँ पे आपने 0 पुट की, यानी ये जो रिएक्शन है आपका ये 0 ऑर्डर रिएक्शन। कितना ऑर्डर रिएक्शन है? 0 ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका इस केस के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 2 मोल ऑफ हीलियम एंड 3 मोल ऑफ नियोन एंड यहाँ पे 1 मोल ऑफ आर्गन दिया हुआ है मिक्सड एट 300 केल्विन अज्यूमिंग दैट दीज गैसेस बिहेव आइडियली द गिव्स एनर्जी चेंज मिक्सिंग पूछा गया है। देखिए जो डेल्टा जी मिक्सिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है? डेल्टा जी मिक्सिंग ये होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका होता है ये आर टी माइनस आर टी, ये सिग्मा में होता है एन आई इंटू एल एन एक्स आई हो जाता है, ठीक है। एंड एक्स आई इस केस के लिए मोल फ्रैक्शन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो इन तीनों को आप सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर अगर हीलियम के लिए मोल फ्रैक्शन निकालें तो 2/6 एंड यहाँ पे नियोन के लिए निकालेंगे अगर मोल फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा आपका 3/6 एंड आर्गन के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1/6। एंड इन सभी वैल्यू को और मोल के साथ में जो है इस फॉर्मूला माइनस सिग्मा यहाँ पे माइनस आर सिग्मा एन आई एल एन एक्स आई में इस तरीके से आप पुट करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 15.12 के करीब आ जाएगी, ओके। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द आई आर स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ रिड्यूस्ड मास दिया हुआ है शोज एन इंटेंस लाइन एट 300 सेंटीमीटर, यानी आपको यहाँ पे लेमडा दिया हुआ है 300 आपको सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको इसके लिए पूछा गया है, ओके। तो देखिए आपने पढ़ा हुआ है म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू के बाय आपका होता है ये म्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सेंटीमीटर इनवर्स में पूछा गया, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है? सिंपली आपको इसमें करना है कि इसे आप सी से डिवाइड कर दे एंड इसे भी जो है 1/c से आप यहाँ पे डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगी? ये लेमडा होता है ये c/न्यू लिख सकते हैं आप, ठीक है, c/न्यू लिख सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/λ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू सी रूट ऑफ के बाय म्यू हो जाएगा इस केस के लिए। एंड दोनों साइड स्क्वायर करके जो आप इस जगह पे आप के की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। एंड के की वैल्यू आप क्या आपके आंसर आ रहा है उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के लिए बताइएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। एंड आप जो निकालेंगे मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर का जो है ऑप्शन आपको मैं सॉल्व करके यहाँ पे मतलब आंसर आपको ऑप्शन दे दूंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ क्रिकेट बॉल ऑफ वेट, यहाँ पे वेट दिया हुआ है एंड ट्रेवलिंग ऑफ एट यहाँ पे 40 मीटर्स पर सेकेंड यहाँ पे से स्पीड से मूव कर रहा है, यानी आपको यहाँ पे जो है मास दिया हुआ है, ओके। एंड यहाँ पे आपको स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है। तो आपको यहाँ पे वेवलेंथ पूछ रहा है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है h/p, ठीक है। यहाँ पे h/p एंड h/p इज इक्वल क्या होता है? m इंटू बी। एंड h की वैल्यू आप 6.6 इंटू 10⁻34 पुट करेंगे एंड m की वैल्यू पुट करेंगे एंड v की वैल्यू पुट करेंगे। तो ओवर जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए के करीब इस केस के लिए आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो इसीलिए मैं उसे पुट नहीं कर रहा हूँ, आप उसे पुट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? द आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस कितना होगा? देखिए जो आइसोबारिक थर्मल कोफिशिएंट होता है उसे आप डिनोट करते हैं किससे? अल्फा से। एंड अल्फा इज इक्वल टू होता है आपका, अल्फा इज इक्वल टू होता है 1/v, ये होता है dv/dt एट कॉन्स्टेंट, ये होता है आपका पी के करीब होता है, ठीक है। एंड ये आइडियल गैस के लिए पूछा गया तो पी भी इक्वल टू क्या होता है? आइडियल गैस के लिए nRT होता है एंड ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? nRT ये बाय ये आपका पी हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है? यहाँ पे अगर आपको भी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो इसे मैं इस तरीके से अच्छे तरीके से करता हूँ कैलकुलेट। देखिए यहाँ पे आपको भी की वैल्यू दी हुई है तो इसके लिए आप सिंपली क्या करें? dv/dt एट कॉन्स्टेंट पी में कर देंगे। तो देखिए जब यहाँ पे एन आर तो आपका कॉन्स्टेंट हो गए एंड ये पी भी आपका कॉन्स्टेंट हो गया। जब आप इसे इस तरीके से करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये dv/dt एट कॉन्स्टेंट पी की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आपकी आ जाएगी सॉरी nr/p के करीब आपकी यहाँ पे वैल्यू आने वाली है इस केस के लिए, ओके। तो ये आप क्या लिखेंगे? nr/p लिखेंगे एंड यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में था b एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे? nr को nr ही रहने दे एंड p भी इक्वल टू nrt। तो ये nr nr कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 1/t के इक्वल आ जाएगा अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/t के करीब। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस केस के लिए। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स है, इसे मैं नहीं करूँगा। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है?
द मिलर प्लेन्स दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी आपको यहाँ पे पूछा गया कि जो एंगल है दो प्लेन्स के बीच में वो 90 डिग्री यहाँ पे पूछा गया। तो इसे मैं आपको सॉल्व करने का आपको एक ट्रिक देता हूँ। इसे जो है आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू आप क्या होता है L1 L2 प्लस, ठीक है, एम, इसे मैं इस तरीके से लेता हूँ L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इस तरीके से लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ नीचे में कर देंगे हम L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, फिर से रूट कर देंगे L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इस फॉर्मूला में। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे तो देखिए जब आप यहाँ पे इस इन वैल्यूज़ को अगर हम बताएं कि इस वैल्यू को आप पुट कैसे करेंगे, जो मैंने फॉर्मूला बताया तो ये हो जाएगा आपका L1, ये हो जाएगा आपका N1, ये हो जाएगा आपका N1, ये तीनों वैल्यू आपकी किसके लिए होगी एंड इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जाएगा L2 M2 एंड N2 इस तरीके से हो जाएगा। एंड इन सभी वैल्यूज़ में अगर आप ऑप्शन ए की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, चलिए मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ इस केस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगी आपकी जो L1 और L2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 0, एंड यहाँ पे आपका M1 M2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × 0 0, एंड यहाँ पे ये भी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। एंड नीचे जो भी आप रूट निकालेंगे जो भी होगी तो इससे आप डिवाइड कर देंगे तो ये भी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। तो यानी cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आप क्या आ जाएगा cos थीटा 0, एंड थीटा 0 कब होता है जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 डिग्री के करीब होती है, तो ये आपका 0 होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन से अच्छे लगे होंगे, तो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।